स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ फिजिक्स में। ये हमारा पहला लेक्चर है और हम लोग आज बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन यानी कि गति। संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, इवन जो भी चीज़ आप देखोगे वो चीज़ गति अवस्था में है। मीन्स वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही है। चाहे आप एक उड़ती हुई चिड़िया को देखें, चाहे तैरती हुई मछली को देखें, तारों को देखें, ग्रहों को देखें, इवन हमारी धरती भी समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है। मीन्स वो भी गति में है। तो हम कह सकते हैं कि गति क्या है। गति वो है जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है, एक स्थिति से, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक पहुंच जाती है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि ये चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि चिड़िया उड़कर जाती है एक डाल से दूसरी डाल पे, तो हमको तो पता लग जाता है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं पता लग पाता कि हमारी धरती चल रही है, घूम रही है सूरज के चारों तरफ, या फिर नहीं घूम रही है। तो कैसे पता लगता है? जब मौसम बदलता है, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, हमारी धरती भी गतिमान है। तो हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो भी चीज़ है, जो भी आप देख रहे हो, सभी सारी की सारी चीज़ें गतिमान हैं। और अगर ये गतिमान ना होती तो ना तो मौसम बदलता, और ना ही सुबह और शाम होती, ना ही कुछ भी संभव नहीं लगता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि गति क्या है? जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहे। तो कई बार हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए दो ट्रेन हो, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, दूसरी ट्रेन आपके बगल में है, और दोनों ट्रेनें एक साथ चल रही हों। मीन्स एकदम पैरेलल, एक ही गति से। अगर ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दोनों ने साथ चलना शुरू किया है, तो जो यात्री यहाँ बैठा है इस खिड़की से इस ट्रेन को देख रहा है, और जो यहाँ बैठा है अपनी खिड़की से इसको देख रहा है, दोनों को ये महसूस होता है कि ट्रेन चल ही नहीं रही है, ट्रेन खड़ी है। लेकिन जब वो एक दूसरे को ना देख करके बाहर की तरफ देखते हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, मान लीजिए इन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज़ें हैं वो सब पीछे की तरफ जा रही हैं, तो उन्हें एहसास होता कि नहीं भाई, ट्रेन हमारी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि गति को हम तभी पता कर सकते हैं, तभी जान सकते हैं, जब कोई एक रेफरेंस पॉइंट हो, जब कोई एक हम पोजीशन डिसाइड करें कि हाँ, उस पोजीशन से हमारी वस्तु थोड़ा आगे निकल आई है या फिर पीछे चली गई है। तो हम कह सकते हैं कि गति क्या है? गति समय के साथ स्थिति में परिवर्तन है। किसी भी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन ही गति है। और गति को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? गति को पता तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कोई एक रेफरेंस पॉइंट हो। जैसे धरती हमारी गतिमान है, ये हमको पता नहीं लग पाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुबह सूरज उगता है, शाम को अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि हाँ भाई, धरती हमारी घूम रही है अपनी धुरी पर भी, और सूरज के चारों तरफ भी अपनी धुरी पर घूमती है। तो
उससे दिन और रात होते हैं, और जब सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उससे मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम धरती के बाहर चले जाएं, मीन्स अंतरिक्ष में चले जाएं या फिर चांद पे चले जाएं, हम वहाँ से देखेंगे तो हमारी जो धरती होगी वो सूरज के चारों तरफ गति करती हुई स्पष्ट नज़र आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, हम गति को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। भले वो पहले से ही गतिमान हो, लेकिन हम बिना रेफरेंस पॉइंट के हम गति को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो गति को पता लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक रेफरेंस पॉइंट हो, कोई भी एक स्थित बिंदु हो, किसी स्थिर बिंदु या फिर रेफरेंस पॉइंट से ही गति का आभास हो सकता है या फिर होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गति किस तरीके की होती है, क्या मतलब एक ही तरीके की गति होती है या फिर अलग अलग होती हैं। तो बच्चों हम बता दें आपको, गति जो होती है वो मुख्यतः दो ही तरीके की होती हैं। एक गति ऐसी हो गई जो सीधी रेखा में गति हो, जैसे मान लीजिए कि हम आपकी तरफ आ रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, और एक गति ऐसी हो गई कि हम इधर भी गए और फिर यहीं आ गए। तो दो तरीके की गतियाँ हो गई, एक हो गई स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में, और दूसरी हो गई कर्व्ड रेखा में मतलब घुमाव रेखा में। तो हम कह सकते हैं कि गति जो होगी वो दो तरीके की हो सकती है। एक हो गई सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में, और दूसरी हो गई कर्व्ड या वक्र रेखा में, वक्र मतलब घुमावदार, वक्र रेखा में। अब सीधी रेखा में गति क्या हो गई, बिल्कुल सीधा कोई व्यक्ति एक जगह से चला, मान लीजिए ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक गया, और ए से बी के बीच में उसने जरा भी दाएं बाएं नहीं किया, बिल्कुल सीधा, और जो सीधा होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा। और वक्र रेखा में क्या होगा, कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए से चलना शुरू करे और बी तक जाए, लेकिन वो कभी इधर जाए कभी इधर जाए, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, फिर घूम के यहाँ चला है, फिर ये कैसी गति हो गई, ये हो गई वक्र रेखा गति मतलब कि घुमावदार गति। तो सीधी रेखा में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो सबसे छोटी होगी, शॉर्टेस्ट होगी, जबकि वक्र रेखा में जो डिस्टेंस तय की जाएगी वो अधिक होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो ए से बी तक जाता है, और वो मान लीजिए कि पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक वाला ये वाला रास्ता, इसे हम कह सकते हैं कि इसने दूरी तय की। क्या तय की, दूरी तय की। लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम कहेंगे कि ये विस्थापन हुआ है। ये क्या हुआ है, विस्थापन। अब जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, सामने हमारे सामने कोई भी चीज़ आ जाए, बस आ जाए, ट्रक आ जाए, लेकिन कुछ मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधे अगर हम चलते चले जाएं, किसी के घर मिले, घर तोड़ के निकल जाए एकदम सीधे, विज्ञान कहता है कि जब तक तुम एकदम सीधे नहीं जाओगे तब तक उसे हम विस्थापन में गिनती नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए विस्थापन जो है वो सबसे छोटी, मतलब इसे हम डिस्प्लेसमेंट या डी भी कह सकते हैं, और जो दूरी होगी वो भी डी से ही रिप्रेजेंट की जाएगी, तो या एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूरी और विस्थापन में ये अंतर है कि दूरी जो होगी वो लॉन्गेस्ट वे हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट कट होगा और सीधा होगा। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ए से चलना शुरू करे और यहाँ जाए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे आए, और फिर घूम के यहाँ आ गया, फिर वहीं पे आ गया, जहाँ से चलना शुरू किया घूम कर वहीं आ गया। अब क्या हुआ, ए से चलना शुरू किया
और खूब घूमा, घूम करके फिर अपनी ही जगह पे आ गया, तो विज्ञान कहेगा कि ना, तुमने कुछ नहीं चला है, तुमने कुछ चला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है जब तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप ना चले जाओ तब तक विस्थापन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर विस्थापन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन दूरी इसने काफ़ी तय की। दूरी ये देखो, दूरी तय की है, दूरी बहुत है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूरी जो होगी, जो दूरी होगी वो विस्थापन से अधिक होगी। अच्छा ठीक है, अधिक होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूरी और विस्थापन दोनों एक भी हो सकते हैं। भाई कोई व्यक्ति है वो सीधा ही गया, उसने नहीं घूमा इधर उधर, इधर नहीं गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि विस्थापन जो हुआ तो उसमें दूरी नहीं है? नहीं, उसमें विस्थापन भी है और दूरी भी है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो है वो विस्थापन से अधिक होती है, लेकिन कभी कभी ये बराबर भी हो सकती है। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और व असमान गति मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में एक समान परिवर्तन करे, मीन्स जैसे वो 1 मिनट में अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर जा रहा है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा, तो 2 मिनट में 4 किलोमीटर जाए, 3 मिनट में 6 किलोमीटर जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो व्यक्ति चल रहा है 1 मिनट में, फिर उसके बाद 2 मिनट में और फिर 3 मिनट में, ये इसकी जो दूरियां हैं वो क्या हैं? बदल नहीं रही हैं, बदल नहीं रही हैं। मीन्स 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चल रहा है तो 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर चल रहा है और 3 मिनट में वो 6 किलोमीटर चल रहा है। तो इस तरीके की गति को कहा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन है। मीन्स गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, गति उसकी एक ही जैसी है। अगर वो 2 किलोमीटर प्रति मिनट के स्पीड से चल रहा है तो लगातार 2 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से ही चल रहा है, उसकी जो गति है, जो स्पीड है, वो बदल नहीं रही है। तो कह सकते हैं अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, गाड़ी चला रहा हो, एक्सीलरेटर वो बढ़ाए ना घटाए, ना बढ़ाए और ना घटाए, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम रोबोट की तरह 2 किलोमीटर की स्पीड है, 2 किलोमीटर की स्पीड में ही चलता चला जाए, तो इसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पहले वो चले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और अगली बार चले 1 मिनट में वो चल रहा हो मान लीजिए 2 किलोमीटर, और दूसरी बार जो है वो 2 मिनट में मान लीजिए चला जा रहा हो 6 किलोमीटर और 3 मिनट में चला जा रहा हो 10 किलोमीटर, तो ये तभी संभव है जब उसने अपनी गति का परिवर्तन किया हुआ हो। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो सीधी रेखा में होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो सीधी रेखा में नहीं भी हो सकता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति वो गति होगी जो समय के साथ अपनी गति को बदले ना, और असमान गति में क्या होगा कि समय के साथ साथ वो अपनी गति को बदल रहा हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो पहले चला 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर उसने अगला 2 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद उसने 6 किलोमीटर चला। अब इसमें क्या हो रहा है, एक साथ जो है उसने कई दूरियां तय की हुई हैं। तो जब अगर एक साथ कई दूरियां तय की हो और उसमें लगा हुआ समय भी अलग अलग मान लीजिए है, तो इसमें एवरेज स्पीड जो होगी जिसको हम कह सकते हैं औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल
भाई जब उसने कई दूरियां तय की हैं तो क्या होगा, कुल दूरियों का योग कर लेंगे, जितनी दूरियां होंगी सबका योग कर लेंगे और कुल लगे समय को भी योग कर लेंगे। मतलब कि कुल दूरी और बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय, ये हो जाएगा हमारा औसत चाल। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन मीन्स अगर हम दिशा के सापेक्ष गति करते हैं, इसमें क्या था भाई, ये जो गति थी अभी तक एक समान गति थी, इसमें दिशा निश्चित नहीं थी। हाँ, विस्थापन में दिशा पक्की रहती है, लेकिन जो दूरी वाला रहता है जिसमें हम लोग कभी इधर चले गए हैं, कभी इधर चले गए हैं, कभी मुड़ के फिर यहीं आ गए हैं, तो इसमें जो है वो दिशा हमारी पक्की नहीं है। पहले हम इधर जा रहे थे, फिर सामने जाने लगे, फिर इधर जाने लगे, फिर लौट के वहीं आ गए, तो इसमें क्या है, इसमें दिशा नहीं है, दिशा फिक्स नहीं है। तो जो गति दिशा के साथ में होगी उसे क्या कहते हैं, उसे तो विस्थापन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल सीधा जाएंगे। अगर हम जा रहे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ तो फिर हम उत्तर या दक्षिण की तरफ नहीं चलेंगे। तो अगर हम ये कहें कि स्पीड विथ डायरेक्शन मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी गति जो है वो दिशा के साथ है तो हम विस्थापन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा विस्थापन पक्का होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम चले वहीं से और वहीं फिर लौट कर आ गए, है ना। तो हम लोग अब आगे देखते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। देखते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होता है। देखो हम लोग अभी तक जाने थे कि अगर किसी ने कोई दूरी तय की है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे गया, कितना समय लगा, मान लीजिए इसने 10 किलोमीटर तय किया और इसमें समय लगा उसको भाई 1 घंटे का लग गया, 1 घंटे का समय उसको लग गया है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जो है जो दूरी है वो उसको तय करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से ये होकर गई हुई है। तो इसको हम लोग कहते थे चाल। क्या कहते थे? चाल। स्पीड कहते थे। क्या कहते थे? स्पीड। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसमें दिशा नहीं है, लेकिन अगर स्पीड हमारी यही चाल अगर डायरेक्शन के साथ में हो, मतलब दिशा बदले ना, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर फिर चाल ना कह करके उसको हम वेग कहते हैं। तो अगर हमारी गति जो है, अगर हमारी चाल जो है, अगर हमारी स्पीड में दिशा होगी, तो अगर दिशा होगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये वेग है। क्या है? वेग। मार्कर धोखा दे रहा है। वेग। और वेग बराबर क्या होता है? क्योंकि हम लोग जो है दिशा वाली दूरी तय कर रहे हैं, तो उसको हम दूरी ना कह करके फिर क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। मीन्स ये हो जाएगा विस्थापन बटा समय। दोनों में देख लीजिए क्या अंतर है भाई। चाल में दूरी बटा समय, वेग में, वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी में क्या होगा? विस्थापन बटा समय मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और चाल में क्या होगा? दूरी बटा समय। इसमें दूरी है और दूरी में दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो होता है उसमें दिशा निश्चित होती है। तो अगर डायरेक्शन के साथ में हमारी कोई स्पीड है तो वो क्या है? उसे कहेंगे फिर हम वेलोसिटी मीन्स वेग कहेंगे, और वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। और बीमा की अगर बात करें हम, तो इनकी जो यूनिट होगी वो दोनों की ही सेम होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी एक दूरी होती है। अगर हम इसको MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड में अगर जाने और दूरी को हम लोग कहें कि ये मीटर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और समय तो हमेशा सेकंड में रहता ही है, तो इसका जो यूनिट होगा, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी, क्या होगी? यूनिट या फिर इकाई। इसकी यूनिट जो होगी, जिसमें हम इसको
नापेंगे वो क्या कहेंगे, देखो इकाई जो होगी, क्योंकि विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन को उसने दूरी ही तो तय की है, और दूरी होगी तो मीटर में होगी, मीटर, और नीचे क्या है समय, समय को सेकंड में कहेंगे। मीन्स अगर ये मीटर में है और बटे समय को हम सेकंड में कहें तो हमारा जो यूनिट हो जाएगा वो वेग का भी हो जाएगा मीटर प्रति, बटे को प्रति भी कह देते हैं, सेकंड, और दूरी का भी जो होगा वो भी होगा मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में यूनिट जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड का होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स इसको देखा जाए तो क्या है, रेट मतलब दर, वेग, वेग परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन की दर क्या है, मतलब पहले वो जा रहा हो मान लीजिए कि u वेग से, फिर बाद में उसका वेग v हो जाए, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम त्वरण कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। मान लीजिए किसी का प्रारंभिक वेग रहा हो u, कोई चलना यहाँ शुरू करे A पॉइंट से और ये B पॉइंट तक जाए, और पहले इसका चलना जो शुरू किया तो ये u वेग से चलना शुरू किया, और फिर इसने अपना वेग बदला और लास्ट में इसका वेग क्या हो गया था, v हो गया था, और टाइम लगा है t। तो वेग परिवर्तन की दर, दर हमेशा समय के सापेक्ष होगी। दर बताता है कि कितने समय में कितना वेग बढ़ा, कितने समय में कितना वेग बढ़ा। जैसे कहा जाए कि 1 रुपये में 2 नींबू है, नहीं ऐसा, 10 रुपये में भी 1 नींबू मिलता है। मीन्स हम अगर रेट पूछते हैं किसी से कि भाई आलू किस रेट में दे रहे हो, तो वो दर क्या बताता है, वो दर बताता है कि अगर मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो का जो रेट है वो 10 रुपये है, 2 किलो का 20 रुपये है। तो वहाँ किसके सापेक्ष बता रहा है, मात्रा के सापेक्ष, किलो के सापेक्ष बता रहा है रेट। तो रेट क्या होता है, रेट ये बताया जाता है कि किसके सापेक्ष कोई चीज़ हो रही है। जैसे समय के सापेक्ष यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ है, तो रेट जो है वो क्या है, वो रेट जो है टी के सापेक्ष है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में अगर चेंजिंग आए तो उसे हम कहेंगे त्वरण, एक्सीलरेटर। देखा होगा जब हम लोग गाड़ियों में गाँव में कहते नहीं एक्सीलीटर खींच के ले चलो, तो वो एक्सीलीटर नहीं होता, वो एक्सीलरेशन होता है, और जो उसमें लगा होता है उसे एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो एक्सीलरेट जब हम करते हैं गाड़ी को, तो हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होती है, परिवर्तित होती है। अगर आगे की तरफ करेंगे मीन्स ऊपर की तरफ करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, डाउन करेंगे तो स्पीड घटेगी। मीन्स वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन के ही द्वारा होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर बात आ गई है त्वरण, और त्वरण को जो है, त्वरण, ओ बहुत गड़बड़ हो रहा है, त्वरण, त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, इसमें क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और एक्सीलरेशन का पहला लेटर ए है, इसलिए त्वरण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। तो त्वरण को स्मॉल ए,
से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम त्वरण को डिफाइन करना चाहें तो इसके परिभाषा से होगा वेग परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हुआ मतलब कि अगर हम त्वरण को लिखें a बराबर वेग परिवर्तन, परिवर्तन को कैसे निकालेंगे भाई? वेग बढ़ा है, पहले कम था फिर ज़्यादा हुआ है, तो वेग में परिवर्तन मतलब बढ़े हुए वेग में से जो पहले वाला वेग था उसको घटा दें, मतलब v स्मॉल v जिसे अंतिम वेग कहते हैं, और माइनस u, v माइनस u, u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है, और इसकी दर मतलब बटे में समय रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यहाँ से हम चाहें तो गति का प्रथम समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? t इधर डिवाइड में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा at बराबर v माइनस u, और अगर हम माइनस u को इस पार ले आ लें तो उधर बचेगा v, मतलब हम कह सकते हैं कि u प्लस ए टी बराबर v। तो v बराबर u प्लस ए टी जो है ये गति का प्रथम समीकरण है, और ये किसके किसके बीच में बता रहा है? ये वेग और समय के बीच में बता रहा है। तो इसे वेग और समय का रिलेशन भी कहते हैं इसमें। तो ये है गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। और अगर हम बात करें त्वरण के जो यूनिट है, जो त्वरण की इकाई है, तो वो क्या हो सकती है? सिर्फ हम फार्मूले से देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ऊपर है वेग, अब चाहे परिवर्तन हो रहा चाहे जो हो रहा, लेकिन है तो वेग ही, और नीचे क्या है? समय है। तो वेग को क्या कहते हैं भाई? वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ऊपर वाले का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे फिर एक और सेकेंड है। तो हम इसका हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई कि त्वरण की जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, वो क्या होगा? तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो हम फार्मूले से ही देखते हैं भाई। ऊपर है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे भी देखोगे एक सेकेंड और है, t मतलब समय। समय को हम किससे दिखाएंगे? सेकंड से। तो मीटर प्रति सेकेंड एक ऊपर और एक सेकंड नीचे। अब जो ये बटे में है सेकंड, ये नीचे ही आएगा, मीन्स ये बन जाएगा मीटर और बटे एक सेकंड नीचे पहले से ही था, दूसरा भी नीचे आ गया सेकंड। तो हम कह सकते हैं सेकंड का गुणा सेकंड का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं मीटर प्रति, बटे को हम प्रति कहते हैं, सेकंड स्क्वायर। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक, एक्सीलरेशन का मात्रक। अब आगे हम लोग जानेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कैसे हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं।